हेलो फ्रेंड्स, ट्रैवल एंड फूड में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं दीप्ति और मैं आप सबसे शेयर कर रही हूं नॉर्थ ईस्ट इंडिया की ट्रैवल सीरीज़, जिसमें हमने आसाम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश को कवर किया था। आज है डे 7, 7वां दिन है हमारे टूर का। तो चलिए देखते हैं आज के दिन हमने क्या किया, कौन सी जगह देखी, कहाँ कहाँ घूमने गए। तो जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि हम तवांग पहुंच चुके हैं और यहाँ हम होटल नॉरलिंग में रुके हैं। टेम्परेचर यहाँ का अब बहुत कम हो गया है, बिल्कुल ठिठुरन वाली ठंड लगने लगी है। और ये है तवांग की हमारी पहली सुबह। सनराइज़ के पहले का बहुत ही सुंदर व्यू है, जिसे मैंने होटल के ही बालकनी से लिया है। पहाड़ों से सटे हुए मकान और पीछे उगते हुए सूरज की रोशनी में बहुत ही सुंदर ये दिखाई दे रहा है। और ये है सनराइज़ के बाद का व्यू। ये है दूसरी दिशा में, और दूर जो आपको दिखाई दे रहा है वो यहाँ की मोनेस्ट्री है तवांग की, जिसे आज हम देखने जाने वाले हैं। मैं थोड़ा क्लोज करके आपको दिखा देती हूँ। वो जो दिखाई दे रहा है ना, वो मोनेस्ट्री है यहाँ की। तो फ्रेश होकर और ब्रेकफास्ट लेने के बाद हम मोनेस्ट्री देखने गए। ये मोनेस्ट्री पूरे एशिया की दूसरी सबसे बड़ी और सबसे पुरानी मोनेस्ट्री है और हमारे देश भारत की सबसे बड़ी मोनेस्ट्री है। अरुणाचल प्रदेश का जो तवांग नाम पड़ा है, इसके पीछे भी एक कहानी है। तवांग मतलब ये है घोड़े द्वारा चुनी हुई जगह मोनेस्ट्री बनाने के लिए। ता मतलब घोड़ा, वांग मतलब चुना हुआ जगह। तवांग मठ एक पहाड़ी पर बना है और दिखने में दूर से किसी किले की तरह से दिखाई देता है, और समुद्र तल से इसकी ऊंचाई करीब 10,000 फीट की है। और ये बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री इतनी बड़ी है कि इसमें 700 साधु जो हैं वो रह सकते हैं इस मोनेस्ट्री में। और ये बाहरी ओर से देखिए, चारों ओर ये इस तरह से है, बहुत ही सुंदर, कलरफुल। और इसके साथ ही यहाँ पर एक म्यूज़ियम भी है, जिसे भी हमने देखा। तो चलिए मोनेस्ट्री के अंदर चलकर देखते हैं। तो जैसे हम सीढ़ियों से अंदर जाते हैं तो अंदर की दीवार पर देखिए, सबसे पहले इस तरह की खूबसूरत कलरफुल कलाकृतियाँ हमें देखने को मिलती हैं। वो इस बुद्धिस्ट मठ के हिसाब से इसका कुछ अर्थ भी होता होगा शायद। और ये मेन दरवाजे पर भी देखिए आप, बहुत सुंदर कलाकृतियाँ बनी हुई हैं, कलरफुल। और जैसे ही हम अंदर घुसते हैं, अंदर एक बहुत बड़ा हॉल है और इसमें ढेर सारे बौद्ध भिक्षु अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, प्रार्थनाएं पढ़ रहे हैं। और सामने देखिए एक बहुत बड़ी बुद्ध प्रतिमा यहाँ स्थापित की हुई है। और यहाँ ये जो ढेर सारे बौद्ध भिक्षु कुछ जो पढ़ रहे हैं, तो ये भी इनका एक ख़ास समय होता है। तो लकीली हम उस समय पर पहुँचे तो हमें ये सब देखने को वहाँ मिल गया। अरुणाचल प्रदेश में मैक्सिमम बुद्धिस्ट लोग रहते हैं, इसलिए यहाँ मोनेस्ट्री भी बहुत ज़्यादा है। यहाँ हमें बहुत सारे नन्हे नन्हे बौद्ध भिक्षु देखने को मिले, जो आपस में मस्ती भी कर रहे हैं। तो हमें देखकर ये बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि बच्चे तो बच्चे ही होते हैं और मस्ती भी ज़रूर करते हैं। और ये इतना बड़ा हॉल देखिए, पूरा का पूरा बौद्ध भिक्षुओं से भरा हुआ है। और यहाँ पर देखिए इतने ढेर सारे दिए भी जल रहे हैं। फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर अगर आप पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक, शेयर एंड कमेंट भी कीजिए। कमेंट में मुझे बताइए कि आपको मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हैं। और हाँ, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए, क्योंकि उसी से आपको मेरे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलेगी। हम रोज़ 7-8 घंटे ट्रैवल कर रहे हैं और अलग अलग जगह देख रहे हैं। इन 7-8 घंटे की जर्नी को मैं छोटे से वीडियो के रूप में आप सबसे शेयर कर रही हूँ, इसलिए बीच का जो ट्रैवल वाला वीडियो है तो वो मैं नहीं इसमें दिखा रही हूँ, नहीं तो वीडियो और भी ज़्यादा लंबा हो जाएगा।
थोड़ा समय अंदर बिताने के बाद हम फिर बाहर आ गए हैं और ये जो दिखाई दे रहे हैं ना लंबे लंबे से प्लांट्स, ये रोज़ प्लांट्स है और देखिए कितने रोज़ इसमें लगे हुए हैं। और अब हम जा रहे हैं यहाँ की वुमेन मोनेस्ट्री विज़िट करने के लिए। और रास्ते में देखिए हमें इस तरह यहाँ के डॉगी मिले। तो ये जो डॉग्स हैं ना यहाँ इनके फर भी लंबे होते हैं और ये ज़्यादातर ब्लैक कलर के ही हमें दिखे। और यहाँ जो फीमेल मोनेस्ट्री है जिसे यहाँ ग्यानगोंग एनीगोम्पा कहा जाता है, वो वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है। तो हम सब पैदल ही जा रहे हैं उसे विज़िट करने। और ये जो मोनेस्ट्री का एरिया है ना, यहाँ जितने भी छोटे छोटे घर दिखाई दे रहे हैं इन सब में बौद्ध भिक्षु ही रहते हैं। और ये हम पहुँच गए हैं और ये इनका यहाँ पर मेन गेट है जो यहाँ से एंट्रेंस है। और ये देखिए यहाँ आपको सारे जो भिक्षु हैं वो महिलाएं ही हैं, यहाँ बौद्ध भिक्षु जो हैं। और अंदर से कुछ ये इस तरह से है, बाकी मोनेस्ट्री जैसी रहती है उसी तरह से। और कुछ अलग इनका होता भी होगा तो मुझे इतना समझ में नहीं आ रहा है कि पुरुषों का अलग रहता है महिलाओं का अलग रहता है, ऐसा अगर होगा भी तो मुझे नहीं समझ में आया। एक चीज़ जो मैंने नोटिस की, जो हम पहले मोनेस्ट्री देखे थे उसमें ना दिए जल रहे थे और यहाँ पर जल से भरे हुए ना कटोरे रखे हुए थे, तो इसका भी कुछ अलग होता होगा शायद। इस मोनेस्ट्री को देखने के बाद में हम गए तवांग सिटी में ही 8 मीटर ऊंची भगवान बुद्ध की जायंट स्टैचू स्थापित की गई है उसे देखने के लिए। मोनेस्ट्री के अलावा तवांग में टूरिस्टों के लिए ये एक मेन अट्रैक्शन है। ये बहुत खूबसूरत है और तवांग के हर कोने से दिखाई देता है, लेकिन अभी इसमें कुछ मेंटेनेंस का काम चल रहा है, इसीलिए इसे अभी बांस से घेर कर रखे हैं। बहुत बड़ी बुद्ध प्रतिमा के साथ यहाँ ये बहुत बड़ा एक प्रेयर व्हील भी रखा हुआ है और जिसे मेरे हस्बैंड घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ समय बिताने के बाद हम फिर तवांग में ही गए 6th दलाई लामा के बर्थ प्लेस देखने के लिए। और ये है वो मकान जहाँ 6th दलाई लामा का जन्म हुआ था। ये अभी बंद है इसलिए हमें अंदर जाने नहीं मिला। और यहाँ से देखिए ये पूरी तवांग सिटी जो है वो दिखाई दे रही है और आपको दूर में ना वो बुद्धा प्रतिमा भी दिखाई दे रही होगी। इसके बाद हम देखने गए तवांग वार मेमोरियल। इसे उन भारतीय शहीदों की याद में बनाया गया है जिन्होंने 1962 के भारत चीन युद्ध में अपनी जान दिए थे। और इसके डिज़ाइन भी ना बौद्ध स्तूप की तरह ही है और यहाँ दीवारों पर उन सारे शहीदों के नाम भी लिखे हुए हैं। और ये तवांग सिटी से 1 किलोमीटर की दूरी में है। यहाँ से हम गए तवांग से 25 किलोमीटर दूर जसवंतगढ़ वार मेमोरियल में। जसवंतगढ़ वार मेमोरियल गढ़वाल राइफल के राइफलमैन शहीद जसवंत सिंह रावत के ऑनर में बनाया गया है, जो 1962 भारत चाइना वार में शहीद हो गए थे। यहाँ पर सैनिकों द्वारा इन्हें रोज़ ऑनर परेड दिया जाता है और लकीली हमें ये ऑनर परेड देखने को भी मिल गया उस दिन। और अभी हम उस परेड को देखने का ही वेट कर रहे हैं, सैनिकों का वेट कर रहे हैं जो परेड करते हुए यहाँ पर आएंगे। और थोड़ी ही देर बाद हमारे सैनिक परेड करते हुए आते दिखाई भी देने लग गए।
और परेड खत्म होने के बाद हम सब ने वहाँ हमारे सैनिक भाइयों के साथ में फ़ोटोज़ भी ली। और उसके बाद जैसे ही हम अंदर जाते तो अंदर देखिए उनका इस तरह से स्टैचू लगा है और साथ में उनके बारे में ये सारी चीज़ें यहाँ लिखी हुई हैं। और इसके अलावा यहाँ जसवंत सिंह रावत जी की एक फ़ोटो भी लगी हुई है और उनके द्वारा इस्तेमाल की हुई जितनी भी चीज़ें हैं, उनका बिस्तर, उनका यूनिफॉर्म, उनके हेलमेट्स, वो सारी चीज़ें यहाँ रखी हुई हैं। तो वो सब भी हमने यहाँ देखे। और उसके बाद इन्होंने भी बहुत ढेर सारी जानकारी जसवंत सिंह रावत जी के बारे में बताई कि किस तरह से वो 21 वर्ष की छोटी सी उम्र में वीर गति को प्राप्त हुए और मरणोपरांत उन्हें महावीर चक्र से सम्मानित भी किया गया। और ये जसवंतगढ़ से ही लिया हुआ बहुत ही सुंदर एक सीनिक व्यू। जसवंतगढ़ में ही हमने लंच लिया और उसके बाद फिर से निकल गए अपने अगले डेस्टिनेशन के लिए। तो चलिए फिर देखते हैं हमारा अगला डेस्टिनेशन कौन सा है। तो ये अब हम पहुंच गए हैं अरुणाचल का सबसे खूबसूरत वाटरफॉल देखने के लिए, जिसका नाम है नुरा नोंग फॉल। पहाड़ों के बीच में बहुत ज़्यादा ऊंचाई से गिरता हुआ ये देखिए वो जो झरना दिखाई दे रहा है ना, वहाँ तक अभी हमें पहुँचना है। तो वहाँ पहुँचने के लिए हमें थोड़े ऊपर में गाड़ी छोड़ना पड़ता है और उसके बाद इस तरह सीढ़ी नुमा रास्तों से होते हुए हमें नुरा नोंग फॉल तक पहुँचना है। और जैसे जैसे हम झरने के पास पहुँच रहे हैं तो झरने की जो तेज़ आवाज़ है ना, वो हमें सुनाई दे रही है और इस आवाज़ से ही पता चलता है कि ये फॉल्स कितनी ज़्यादा ऊंचाई से गिर रहा है। अब धीरे धीरे यहाँ ना बहुत ठंडक भी महसूस हो रही है क्योंकि शाम भी ढलने वाली है और पास में ये नदी और झरना, तो अच्छी खासी ठंड हमें यहाँ महसूस हो रही है। और हम सब ने गर्म कपड़े भी निकाल लिए और पहन लिए हैं। गाड़ी से उतरने के बाद हमें लगा था शायद थोड़ी ही दूर जाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ थोड़ा लंबा उतरना पड़ता है। और उसके बाद देखिए एक ऐसे लकड़ी का ब्रिज मिलता है हमें और उसको क्रॉस करने के बाद हम फिर नुरा नोंग फॉल में पहुँच जाते हैं। और इस ब्रिज के नीचे से भी एक छोटा सा झरना ही बह रहा है। और ये अब हम पहुंच चुके हैं नुरा नोंग फॉल्स के एकदम पास में और ये है तवांग नदी। नुरा नोंग फॉल्स का जो पानी है वो इसी नदी में आकर गिरता है। ये फॉल्स तवांग डिस्ट्रिक्ट से 40 किलोमीटर दूर है और यहाँ पर एक छोटा हाइड्रो पावर प्लांट भी है जो हम ऊपर देखे थे। और ये देखिए बहुत ही खूबसूरत, बहुत ज़्यादा ऊंचाई से गिरता हुआ ये नुरा नोंग फॉल और पानी की कण और ढलते हुए सूरज की रोशनी में देखिए यहाँ इंद्रधनुष सा भी बन रहा है। हमारे ग्रुप के ज़्यादातर लोग पहले फॉल्स की तरफ गए हैं, लेकिन वहाँ ज़्यादा भीड़ हो जाएगी सोच के हम पहले इधर नदी की ओर आए हैं। यहाँ पहले देखकर उसके बाद हम फॉल्स देखने जाएंगे। और यहाँ इन गोल पत्थरों की वजह से ना चलना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, तो मैं इसलिए संभल संभल कर चल रही हूँ। और बहुत सुंदर जगह है ये। सामने बहुत ऊंचाई से गिरता हुआ झरना और पीछे तेज़ धारा में बहती हुई पहाड़ी नदी और ढलता हुआ सूरज की रोशनी में ना ये सारी चीज़ें इतनी अच्छी लग रही थी, मैं आपको बता नहीं सकती। और यहाँ आकर हमें पता चला कि माधुरी दीक्षित और शाहरुख खान पर फिल्माया हुआ कोयला फिल्म का गाना तन्हाई तन्हाई की शूटिंग भी यहाँ हुई है।
और ये मैं एकदम पास आ गई हूँ अब नूरानंग फॉल्स के। देखिए कितना खूबसूरत सा ये झरना है। नूरानंग वाटरफॉल्स देखने के बाद में हम फिर से दोबारा जसवंतगढ़ वॉर मेमोरियल गए। वहाँ शाम को एक लाइट एंड साउंड शो के साथ में स्क्रीन प्ले होता है, जिसमें इंडिया चाइना वॉर में जो कुछ भी हुआ था वो सारी चीज़ें दिखाई जाती है। इसके लिए अलग से टिकट लेनी पड़ती है। और ये अब हम पहुंच चुके हैं शो देखने के लिए और अपने सीट पर बैठ भी चुके हैं। और आसमान देखिए कितना सुंदर लग रहा है सूरज के ढलने के बाद में। और थोड़ी ही देर में यहाँ शो शुरू होने वाला है, तो हम इसे देखेंगे। तो ये देखिए ये शो शुरू हो चुका है और कुछ इस तरह से यहाँ दिखाई जाती हैं स्क्रीन पर लाइट एंड साउंड के इफ़ेक्ट के साथ में। तो ये शो देखने के बाद हम वापस अपने होटल गए तवांग में ही और डिनर लेने के बाद सो गए। तो आज का दिन बस यहीं ख़त्म होता है। फिर नेक्स्ट डे हमने क्या किया वो मैं अगले वीडियो में आप सबसे शेयर करूँगी। तो मेरे साथ में बने रहिए और तब तक के लिए बाय बाय।